हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए आज एक कहानी के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक विशाल और समृद्ध राज्य था। नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि जैसी स्वर्ण चमकती फसलों और व्यापारिक समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ की सीमाएं उत्तर में बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों से लेकर दक्षिण में फैले हुए हरे भरे मैदानों तक जाती थीं। राज्य के बीचों बीच एक भव्य और गुंबदों वाला महल खड़ा था, जो मानो आकाश से बातें करता हो। इस महल की सबसे बड़ी विशेषता थी उसके चारों ओर लगे सुगंधित फूलों के बाग, जिनमें रंग बिरंगे गुलाब, चमेली और कचनार के फूल हमेशा खिले रहते थे। सूर्यगढ़ का शासक था राजा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक थे। उनके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता भी झलकती थी, जैसे वे हर समस्या को भाप सकते हो। वह युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन युद्ध से ज्यादा शांति को महत्व देते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जीवन संगिनी रानी मेघलता। रानी मेघलता रानी मेघलता की सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा में थी। महल में काम करने वाले सेवकों से लेकर गांव के साधारण किसानों तक हर कोई उन्हें अपना मानता था। वह अक्सर साधारण वेशभूषा में गांव का दौरा करती, लोगों की समस्याएं सुनती और तुरंत मदद का इंतजाम करती। राजा और रानी एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। दोनों का मानना था कि राज्य की असली ताकत उसकी प्रजा होती है, और शासक का पहला कर्तव्य है प्रजा की सेवा। सूर्यगढ़ में लंबे समय तक खुशहाली थी। खेत लहलहा रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था और त्योहारों में ढोल नगाड़ों की गूंज से गलियां जाती थीं। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही सूर्यगढ़ की कहानी में भी एक अंधेरा बादल मंडराने लगा था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ वर्षों में राजा और रानी को ऐसे संघर्षों का करना पड़ेगा, जो उनकी हिम्मत और प्रेम तथा नेतृत्व की असली परीक्षा लेंगे। महल की ऊंची मीनार से जब रानी मेघलता ने दूर क्षितिज की ओर देखा, तो उन्हें लगा जैसे किसी अनजाने तूफान की आहट आहट हवा में घुल चुकी हो। सूर्यगढ़ की समृद्धि कई पड़ोसी राज्यों के लिए ईर्ष्या का कारण बन चुकी थी। पूर्व दिशा में एक और विशाल साम्राज्य था, चंद्रकोट। राजा नृपत उसका शासक राजा नृपतेश महत्वाकांक्षी और लालची था। उसकी आंखों में हमेशा विस्तार की आग जलती रहती थी। चंद्रकोट की भूमि बंजर थी, वहां की जनता आकाश और गरीबी से जूझ रही थी। नृपतेश ने सोचा कि यदि वह सूर्यगढ़ पर अधिकार कर ले, तो उसका राज्य धन धान्य से भर जाएगा और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन नृपतेश सीधा युद्ध छेड़ने से बचना चाहता था। वह जानता था कि राजा विक्रम सिंह युद्ध में माहिर है और उनके सैनिक अनुशासित व वफादार हैं। इसीलिए उसने अपने षड्यंत्र का रास्ता अपनाया। उसने अपने जासूसों को सूर्यगढ़ में भेजा, जो व्यापारी और साधु के वेश में आए। उनका काम था लोगों के मन में राजा और रानी के प्रति शंका और असंतोष के बीच बोना। शुरुआत में यह धीमा जहर था, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। जासूस लोगों ने में अफवाहें फैलने लगे। राजा अब पहले जैसे नहीं रहे, वह सिर्फ दरबारियों की सुनते हैं। रानी महल में सोने चांदी की के गहनों में खो गई है। प्रजा की फिक्र किसे है? हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी, लेकिन गांव गांव में ये फुसफुसाहट फैलने लगी। इसी बीच सूर्यगढ़ पर प्रकृति ने भी एक बड़ा प्रहार किया। एक भयंकर तूफान ने राज्य के दक्षिणी हिस्से को तबाह कर दिया। खेत बर्बाद हो गए, कई गांव उजड़ गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। महल में तुरंत राहत सामग्री भेजने का आदेश दिया गया, लेकिन साजिशकर्ताओं ने गोदामों में आग लगाकर अनाज अनाज नष्ट कर दिया। अब जनता के बीच गुस्सा और बढ़ने लगा। राजा विक्रम सिंह दिन रात राहत कार्यों में जुटे थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके प्रयासों को कमजोर करने को ठान लिए है। रानी मेघलता ने भी गांव में जाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उनके आने पर भी उपेक्षा दिखाने लगे। राज्य के मंत्रिमंडल में भी मतभेद उभरने लगे। कुछ मंत्री गुप्त रूप से चंद्रकोट के साथ मिल चुके थे। वे राजा को गलत सलाह देने लगे। महाराज, हमें अब रक्षा पर नहीं, महल की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जनता को अनाज देने से खजाना नहीं खाली हो जाएगा। स्वामी, मुझे लगता है हमारे ही दरबार में कुछ लोग दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं।
हमें तुरंत उनकी पहचान करनी होगी। राजा गंभीरता से बोले, मेघलता, हम सच का पता जरूर लगाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रजा का दर्द हमारी पहली चिंता है। कुछ ही हफ्तों बाद चंद्रकोट ने सीमा पर अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए। यह एक साफ संकेत था कि अब संघर्ष टलने वाला नहीं। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन उनके मन में चिंता थी। क्या जनता और दरबार के भीतर की दरारें युद्ध से पहले ही राज्य को कमजोर न कर दे? क्या जनता और दरबार के भीतर की ये दरारें युद्ध से पहले ही राज्य को कमजोर न कर दे? रानी मेघलता ने उस रात राजा से कहा, स्वामी, यह केवल तलवारों का युद्ध नहीं होगा, यह हमारे धैर्य और साहस विश्वास का भी युद्ध होगा। राजा ने उनकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोले, तो फिर हम इसे जीतेंगे, साथ मिलकर। उस रात महल के आंगन में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, मानो आने वाले तूफान की गवाही दे रहे हों। सीमा पर युद्ध के बादल और भीतर दरबार में साजिश, यह दोहरी मार सूर्यगढ़ को तोड़ने के लिए काफी था। राजा विक्रम सिंह दिन रात के साथ रणनीति बना रहे थे, लेकिन रानी मेघलता ने महसूस किया कि असली लड़ाई महल की दीवारें के बाहर जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए। रानी ने निश्चय किया कि वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों की बातें सुनेंगी। सुबह-सुबह साधारण कपड़ों में, बिना किसी शाही शानो शौकत के, उनके एक छोटी सी टुकड़ी के साथ यात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव था किशनपुर। यह वही गांव था जो तूफान से ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहां के खेत अब सूखे और बंजर हो चुके थे, घरों की छतें उजड़ चुकी थी और कई परिवार खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। जैसे ही रानी वहां पहुंची, कुछ लोगों में खुशी से उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ ने ठंडा रुख अपनाया। एक बूढ़े किसान ने तिक्त स्वर में कहा, रानी साहिबा, जब हमें लगी तब हमारे गोदाम जल गए, अब आप तो क्या आप हमें शब्द खिलाएंगी? रानी ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, बाबा, मुझे पता है कि शब्द से भूख नहीं मिटती, लेकिन मैं वादा करती हूँ, इस हफ्ते के भीतर आपके गांव में अनाज पहुंचेगा, और यह वादा मेरा है, किसी मंत्री या अफसर का नहीं। उनकी दृढ़ आवाज में ऐसा विश्वास था कि बूढ़ा किसान भी चुप हो गया। रानी ने महल लौटते ही अनाज के भंडार खोलने का आदेश दिया। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, महारानी, खजाना खाली हो जाएगा। रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर प्रजा भूखी मर गई तो खजाने में सोना भी राख हो जाएगा। यह पहला अवसर था जब रानी ने दरबार में इतने बड़े शब्द कहे, और सभी ने महसूस किया कि इस संकट में उनका स्वर एक आदेश के समान है। यह पहला अवसर था जब रानी ने दरबार में इतने कड़े शब्द कहे और सभी ने महसूस किया कि इस संकट में उनका स्वर एक आदेश के समान है। कुछ ही दिनों में रानी ने प्रभावित गांवों में अनाज, दवाइयां और कपड़े भेज दिए हैं। वह खुद वितरण के सामान मौजूद रहती थी ताकि कोई भी बीज में वह खुद वितरण के समय मौजूद रहती थी ताकि कोई भी बीच में चोरी या गलत बात न कर पा सके। धीरे धीरे लोग अफवाहों के शिकार हो चुके थे, उनका भरोसा वापस लौटने लगा। एक दिन किशनपुर की वही बूढ़ी किसान ने रानी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी साहिबा, हम गलत थे, आपने साबित कर दिया कि आप हमारी अपनी हैं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक यह धरती हमें जन्म देती रहेगी, तब तक हम एक दूसरे के अपने रहेंगे। अपनी यात्राओं के दौरान रानी को कुछ अजीब बातें पता चली। हर गांव में कुछ लोग बार बार वही बातें फैला रहे थे कि राजा कमजोर हो गए हैं, राज्य का पतन निश्चित है। रानी ने गुप्त रूप से अपने विश्वसनीय सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में 3 जासूस पकड़े गए जो चंद्रकोट के लिए काम कर रहे थे। जब यह खबर महल पहुंची तो राजा विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, मेघलता, तुम्हारे साहस ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। अब हम दुश्मन को सामने से सामना देंगे। रानी ने न केवल जनता का मनोबल उठाया बल्कि सैनिकों को भी प्रेरित किया। उन्होंने सैनिक शिविर का दौरा किया, घायल सैनिकों की सेवा की और हर सैनिक से कहा, यह सिर्फ राजा का युद्ध नहीं है, यह हम सबका युद्ध है और हम जीतेंगे क्योंकि हम सच और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सैनिकों के चेहरे पर नई चमक आ गई। अब सूर्यगढ़ केवल एक राजा की ही नहीं बल्कि एक रानी की भी अगुवाई में युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। रानी मेघलता ने जनता का भरोसा और मनोबल फिर से जगा दिया, लेकिन राजा विक्रम सिंह जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। चंद्रकोट के सैनिक धीरे धीरे सीमा के और करीब आ रहे थे। उनके शिविर और सूर्यगढ़ की सीमा से सिर्फ कुछ कोस की दूरी पर थे। राजा हर सुबह सूर्योदय से पहले
युद्ध परिषद बुलाते, जनरल, सेनापति और कुछ वरिष्ठ मंत्री रणनीति पर चर्चा करते, लेकिन परिषद में अक्सर मतभेद उभर जाते। महाराज, हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए ताकि दुश्मन को मौका न मिले। नहीं, हमें किलेबंदी करनी चाहिए और दुश्मन को अंदर आने से रोकना चाहिए। राजा विक्रम सिंह शांत स्वर में सबकी बातें सुनते, फिर कहते, युद्ध में जल्दबाजी तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। हम पहले अपनी सुरक्षा मजबूत करेंगे, फिर आक्रमण करेंगे। उनकी इस सोच को कुछ लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन राजा जानते थे कि बिना पूरी तैयारी के युद्ध जीतना असंभव है। इसी बीच महल में एक बड़ी घटना घटी। राजा के सबसे पुराने सलाहकार मंत्री हरिपाल पर गुप्त पत्र भेजने का आरोप लगा। जांच में पता चला कि वह चंद्रकोट को सूर्यगढ़ की सेना की तैनाती की जानकारी भेज रहे थे। जब हरिपाल को दरबार में लाया गया तो राजा ने उनसे सीधा सवाल किया, हरिपाल, तुमने हमें अपना मित्र माना, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? हरिपाल ने नीचे देखते हुए कहा, महाराज, मैं डर गया था। मुझे लगा कि चंद्रकोट बहुत ताकतवर है और सूर्यगढ़ टिक नहीं पाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, डर वह बीज है जो विश्वास को मार देता है, और जो अपने ही घर को कमजोर कर रहे हैं, वह दुश्मन से भी बड़ा खतरा है। हरिपाल को आजीवन निर्वासन की सजा दी गई। जनता के साथ जुड़ा। रानी की तरह राजा ने भी सैनिकों को और जनता से सीधे जुड़ने का निर्णय लिया। वह खुद घोड़े पर सवार होकर सीमा के गांवों में गए, सैनिक चौकियों का निरीक्षण किया और फिर किसानों से बात की। उन्होंने कहा, यह भूमि आपकी है और मैं सिर्फ इसका रक्षक हूँ। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। राजा की यह बात लोगों के दिल में गहराई तक उतर गई। राजा ने एक योजना बनाई। सीमा पर किलेबंदी को दुगुना मजबूत किया गया। सीमा पर किलेबंदी को दुगुना मजबूत किया गया। पहाड़ों में गुप्त रास्तों पर सैनिक तैनात किए गए। दुश्मन के शिविर पर नजर रखने के लिए गुप्तचर भेजे गए। उनका उद्देश्य था चंद्रकोट को युद्ध के लिए आगे आने से पहले थका देना और उसकी आपूर्ति रोक देना। राजा के मन में एक और चिंता थी, अगर युद्ध लंबा खींचा तो राज्य का खजाना खाली हो सकता है और जनता पर बोझ बढ़ जाएगा। रातों को वह महल की ऊंची मीनार पर खड़े होकर दूर अंधेरे में टिमटिमाते दुश्मन के शिविर की आग देखते और सोचते, क्या मैं अपने लोगों को इस संकट से सुरक्षित निकाल पाऊंगा? लेकिन हर सुबह वह नए संकल्प के साथ उठते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राजा डगमगाया तो पूरा राज्य टूट जाएगा। युद्ध की आहट और सीमाओं पर बढ़ते खतरे ने राजा और रानी को समझा दिया था कि यह संघर्ष केवल तलवारों और ढालों से नहीं बल्कि हिम्मत से जीता जा सकता है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि संसाधन, रणनीति और सबसे बढ़कर लोगों का मनोबल भी उतना ही जरूरी है। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि वह उत्तरी पहाड़ियों की ओर यात्रा करेंगे, जहां उनके पुराने मित्र राजा वीरेंद्र का राज्य था। वीरेंद्र का राज्य प्राकृतिक संसाधनों और प्रशिक्षित अनुधारियों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर रानी मेघलता ने दक्षिण के गांवों की ओर जाने का निश्चय किया ताकि वहां के कारीगरों और किसानों को युद्ध के समय सहयोग के लिए तैयार किया जा सके। सर्दियों की ठंडी सुबह राजा विक्रम सिंह एक छोटी घुड़सवार टुकड़ी के साथ महल से रवाना हुए। उत्तरी पहाड़ियों का रास्ता कठिन और बर्फ से ढका हुआ था। रास्ते में उन्हें कई ऐसे गांव मिले जहां ही चंद्रकोट के मामलों का सामना कर चुके थे। इन गांवों में लोग टूटे फूटे घरों में रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में हर हार का भाव नहीं था। एक गांव में राजा की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जिसने अपने दोनों बेटों को सीमा पर खो दिया था। राजा ने गहरी संवेदना व्यक्त की, लेकिन महिला ने सीधी आवाज में कहा, महाराज, बेटों का जाना दुखद है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तलवार उठा लूंगी। यह भूमि हम सबकी है और हम इसे बचाएंगे। उस महिला के शब्द राजा के दिल में उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत जनता की उस भावना में है जो डर से बड़ी होती है। जब राजा वीरेंद्र सिंह दरबार पहुंचे तो उन्होंने सूर्यगढ़ की स्थिति बताई। वीरेंद्र ने बिना हिचक 500 धनुर्धारी और अनाज के भरे रथ भेजने का वादा किया। राजा लौटते समय जानते थे कि यह सहयोग युद्ध में निर्णायक साबित होगा। रानी मेघलता दक्षिण की ओर बढ़ी। इन इलाकों में कई कुशल लोहार, बुनकर और किसान थे जिनकी मेहनत युद्ध काल में बहुत उपयोगी हो सकती थी। लेकिन वहां भी अफवाहों का असर था। लोग सोचते थे कि युद्ध का मतलब सिर्फ विनाश है और उनका योगदान व्यर्थ जाएगा। रानी ने गांव के चौपाल में लोगों को इकट्ठा कर कहा,
युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते हैं। जब लोहार तलवार बनाता है, जब किसान अनाज उगाता है, जब बुनकर कपड़े बुनता है, यह सब भी युद्ध का हिस्सा है। एक लोहार ने पूछा, महारानी, अगर हमारी बनाई गई तलवारें भी दुश्मन के हाथ लग गई तो? रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तब हम और बेहतर तलवारें बनाएंगे, क्योंकि हमारी हिम्मत चोरी नहीं हो सकती। उनकी बातें लोगों में जोश भरने लगी। लोहारों ने युद्ध के लिए सैकड़ों नई तलवारें और ढाले बनाने का वादा किया। किसानों ने अतिरिक्त अनाज उगाने का संकल्प लिया। रानी की यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजरते हुए उनकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, महारानी, युद्ध जीतने के लिए तलवार और सेना काफी नहीं है, मन का संतुलन भी जरूरी है। जो राजा और रानी डर के बिना सोचेंगे वही सही निर्णय लेंगे। उन्होंने रानी को एक साधारण सी माला दी और कहा, जब मन विचलित हो, इसे हाथ में लेकर 5 गहरी सांसें लें, निर्णय साफ हो जाएगा। रानी ने उस माला को अपने गहनों से भी अधिक मूल्यवान मानकर संभाल लिया। दोनों राजा और रानी अलग अलग दिशाओं में लौटे। राजा सहयोग और सेना लेकर आए, अपनी संसाधन और लोगों का विश्वास लेकर आई। महल के आंगन में मिलते ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए, अब हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। सर्दी की ठिठुरन के बीच सूर्यगढ़ में युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। राजा विक्रम सिंह और रानी मेघलता ने अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया था। सेना मजबूत थी, जनता का मनोबल ऊंचा था और संसाधन पर्याप्त था। लेकिन चंद्रकोट का राजा नृपतेश भी हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठा था। नृपतेश ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो सीधे युद्ध न छेड़े, बल्कि सूर्यगढ़ के अनाज भंडार पर हमला करे। अगर उनके सैनिक भूखे रहेंगे तो वे तलवार उठाने से पहले ही हार जाएंगे। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। एक ठंडी रात में चंद्रकोट के 100 से ज्यादा प्रशिक्षित सैनिक गुप्त रास्तों से होकर सूर्यगढ़ की सीमा में दाखिल हुए और राजधानी से कुछ ही मील दूर तक एक अनाज भंडार में आग लगा दी। लपटें आसमान तक पहुंच गई और चारों ओर भगदड़ मच गई। सुबह होते ही यह खबर महल पहुंची। दरबार में अफरा तफरी मच गई। महाराज, हमारे सबसे बड़े भंडार में आग लगी है। अगर यह जारी रहा तो हमारी आपूर्ति आधी रह जाएगी। राजा ने गुस्से और चिंता को दबाते हुए कहा, सिर्फ आग बुझाने से काम नहीं चलेगा, हमें पता लगाना होगा कि यह हमला कैसे हुआ। रानी मेघलता ने तुरंत गांव में संदेश भेजा कि कोई भी व्यक्ति अपने पास अतिरिक्त अनाज छुपा न रखे, बल्कि सेना के लिए प्रदान करे। उनकी अपील का असर हुआ। लोग अपने घरों से अनाज, दाल और यहाँ तक कि सूखी सब्जियां भी लाने लगे। यह देखकर राजा ने सोचा, जब तक ये लोग हमारे साथ हैं, हम भूखे नहीं रहेंगे। इसी दौरान राजा को एक गुप्तचर से खबर मिली, चंद्रकोट की सेना अगले 3 दिनों में पश्चिमी दर्रे से होकर हमला करेगी। वह दर्रा छोटा था, लेकिन अगर दुश्मन वहां से घुस गया तो राजधानी सीधे खतरे में आ सकती थी। राजा ने तुरंत युद्ध परिषद बुलाई। उन्होंने कहा, हमें पूरा बल पश्चिम में भेज देना चाहिए। दूसरों ने चिताया, अगर हमने बाकी सीमाओं से सेना हटा ली तो वे दूसरी तरफ से हमला कर सकते हैं। राजा ने गहरी सोच के बाद एक योजना बनाई। आधी सेना पश्चिमी दर्रे की रक्षा करेगी, बाकी सेना सीमा पर फैलकर नजर रखेगी, और सबसे खास यह कि एक गुप्त टुकड़ी दुश्मन के शिविर में घुसकर उनकी आपूर्ति काट देगी। जब राजा ने यह योजना बताई तो रानी ने चौंका कर कहा, मैं उस गुप्त लकड़ी के साथ जाऊंगी। राजा ने तुरंत मना कर दिया, मेघलता, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन रानी ने यह दृढ़ स्वर में कहा, आप युद्धभूमि पर होंगे, मैं छाया में। अगर हम दोनों अलग अलग दिशाओं से वार करेंगे तो दुश्मन को घुटनों पर आने में देर नहीं लगेगी। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर अनिच्छा से हामी भर दी। 3 दिन बाद जैसे ही भोर हुई, पश्चिमी दर्रे में दुश्मन के सैनिक बढ़ने लगे। राजा विक्रम सिंह ने घोड़े पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया। तलवारों की टकराहट, तीरों की वर्षा और युद्धघोष से पहाड़ गूंज रहा उठे। इसी बीच रानी और उनकी गुप्त टुकड़ी दुश्मन के शिविर में पहुंच गई। उन्होंने रात के अंधेरे में उनके अनाज और हथियारों भंडार में आग लगा दी। जब चंद्रकोट की सेना ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मुख शिविर पर जल रहा था। दुश्मन का मनोबल टूट गया। राजा ने अंतिम आक्रमण का आदेश दिया और कुछ ही घंटों में पश्चिमी दर्रा सूर्यगढ़ के नियंत्रण में था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह पूरे युद्ध की दिशा बदल देने वाला मोड़ था। जब शाम को राजा और रानी महल लौटे तो पूरा शहर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत कर रहा था।
लोगों को पता था कि यह जीत केवल तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और एकता से मिली है। पश्चिमी दर्रे की जीत ने न केवल चंद्रकोट को पीछे धकेल दिया, बल्कि पूरे सूर्यगढ़ में नए आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी। वर्षों बाद पहली बार लोगों ने महसूस किया कि वे न केवल अपने राजा और रानी पर भरोसा कर सकते हैं, बल्कि खुद भी इस राज्य की ताकत हैं। चंद्रकोट का राजा नृपेश अपनी पराजित सेना को लेकर पीछे हट गया। कुछ ही हफ्तों बाद उसने दूत भेजकर शांति संधि का प्रस्ताव रखा। शर्तें साफ थी। चंद्रकोट सूर्यगढ़ की सीमाओं में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पिछले हमलों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई चंद्रकोट करेगा। राजा विक्रम सिंह ने संधि की को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन यह शांति हमारे साहस की कीमत पर होनी चाहिए। युद्ध ने कई गांवों को तबाह कर दिया था। महल में राजा और रानी आपात परिषद बुलाई और 3 प्राथमिक लक्ष्य तय किए: अनाज और खाद्य आपूर्ति बहाल करना, टूटे घर और सड़कें पुनर्निर्मित करना, सैनिकों और नागरिकों के लिए अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था। रानी मेघलता ने पुनर्निर्माण का कार्य का नेतृत्व किया। उन्होंने हर गांव में सेवा समितियां बनाई, जिसमें स्थानीय लोग खुद भाग लेते। लोहारों ने न सिर्फ हथियार बनाए, बल्कि गांवों के लिए औजार भी तैयार किए। किसानों को मुफ्त बीज और उपकरण दिए, ताकि अगली फसल जल्दी तैयार हो सके। किशनपुर गांव का वह बूढ़ा किसान जो कभी रानी पर शक करता था, अब पुनर्निर्माण दल का प्रमुख सदस्य बन गया था। वह हंसते हुए कहता, पहले मैं सोचता था कि राजा रानी सिर्फ महल में रहते हैं, लेकिन अब समझ आया कि वे हमारे बीच ही रहते हैं। बस कभी कभी हमें देखने की आंख बदलनी पड़ती है। राजा विक्रम सिंह ने सेना में एक बड़ा बदलाव किया। अब हर सैनिक के परिवार को राज्य की ओर से अस्थायी सहायता दी जाएगी। उन्होंने नागरिक सुरक्षा बल भी बनाया, ताकि किसी बाहरी खतरे से पहले गांव अपनी खुद रक्षा कर सके। जब पुनर्निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो गया, तो रानी ने सुझाव दिया कि पूरे राज्य में विजय महोत्सव मनाया जाए। इस महोत्सव में न कोई राजा, न कोई रानी, न प्रजा, सब बराबरी से शामिल हुए। गांव में नर्तक, शहर के गायक और बच्चों के खेल, हर तरफ सिर्फ एक ही भावना थी, हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं। एक रात विजय महोत्सव के बाद राजा और रानी महल की ऊंची बालकनी में खड़े थे। चांदनी में महल का बाग चमक रहा था और दूर से ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज आ रही थी। राजा ने कहा, मेघलता, हमें हमने युद्ध जीता, लेकिन असली जीत तो यह है कि लोग अब खुद सिर्फ को प्रजा नहीं, बल्कि राज्य का हिस्सा मानते हैं। रानी मुस्कुराई, हाँ स्वामी, और अब तक यह भावना जिंदा रहेगी। कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। यह महोत्सव की गूंज थम चुकी थी, लेकिन उसका असर पूरे सूर्यगढ़ में महसूस हो रहा था। लोग फिर से अपने खेतों में लौट गए, बाजारों में रौनक लौट आई और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। युद्ध के घाव थे, लेकिन उनमें भरने की ताकत भी आ गई थी। राजा विक्रम सिंह और रानी मेघलता ने यह तय किया कि अब राज्य केवल संकट आने पर ही नहीं, बल्कि हर समय मजबूत और तैयार रहेगा। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। हर गांव में एक छोटा विद्यालय खोला, ताकि आने वाली पीढ़ियां के न केवल खेती और व्यापार, बल्कि रणनीति, इतिहास और कला में भी दक्ष हों। रानी ने महिलाओं के विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए, जहां वे सिलाई बुनाई के साथ साथ आत्मरक्षा की कला भी सीखती। उनका मानना था, सशक्त महिला मतलब सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार मतलब सशक्त राज्य। युद्ध में शामिल हर व्यक्ति की कहानी अब राज्य की स्मृतियों का हिस्सा बन चुकी थी। किशनपुर की बुजुर्ग महिला, जिसने अपने बेटों को खोकर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, अब बच्चों को कहानियां सुनाती। जब डर लगे तो याद रखना कि हिम्मत डर से बड़ी होती है। वह लोहार जिसने सबसे तेज तलवारें बनाई, अब अपने बेटों को सिखाता कि असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के इरादे में होती है। समय बीतता गया, लेकिन विक्रम सिंह और रानी मेघलता का नाम हर दिल में बसा रहा। लोग कहते, वे सिर्फ ताज पहनने वाला शासक नहीं था, वे हमारे अपने थे। उनके नेतृत्व में सूर्यगढ़ ने सीखा कि एकता, साहस और विश्वास किसी भी ताकतवर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सालों बाद जब बच्चे अपनी दादाओं नानियों से सूर्यगढ़ की कहानी सुनते, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। वे सीखते थे, संकट में घबराना नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। जनता और शासक के बीच भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है। असली विजय वह है जो सबको साथ लेकर मिले। एक शाम
वर्षों बाद बूढ़े हो चुके राजा विक्रम सिंह और रानी मेघलता महल की बालकनी से सूर्यास्त देख रहे थे। आसमान में लालिमा फैली हुई थी। उनके और नीचे शहर में लोग अपने अपने काम में मग्न थे। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मेघनता, देखो यह वही सूर्यगढ़ है जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पर लगाया था। रानी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, और यह वही लोग हैं जिन्होंने हमें राजा रानी से अपने साथी बना दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और डूबते हुए सूरज के साथ उनकी आंखों में संतोष की चमक दिख रही थी, क्योंकि वे जानते थे एक राज्य की असली ताकत उसके महल, सेना या खजाने में नहीं, बल्कि उसकी एकता और विश्वास में होती है। आगे वाली वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।